हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, पेपर है भाई। 2020 का जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल मशीन वालों का, वो उसका पेपर है भाई, इसको आज सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। टाइमिंग की बात की जाए 2.5 घंटे का टाइम होता है। मैक्सिमम मार्किंग की बात करेंगे तो 50 मार्क्स का होता है। और कोड होता है आपके, जो पेपर कोड होता है इसको अपने कॉपी पे लिखना होता है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट पहले देख लेंगे भाई, अगर उनको पेपर की आवश्यकता है और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पेपर की आवश्यकता है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा इंग्लिश का पेपर और मैं अपने ही नोट्स से सारी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब चलता हूं भाई, पूरे क्वेश्चंस को दिखा देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन की ओर चलता हूं। ठीक है, तो ये रहा है आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं भाई। हिंदी वाले, हिंदू भाषी वाले हैं जो, उनके लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूं। तो यहाँ से आप देखेंगे नोट में, पहले देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को। क्वेश्चन पहला है कि औत्तिच्य दीजिए कि परिक्रमा या घूर्णन करती चुंबकीय क्षेत्र 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्रियाविधि की चाबी है। स्टेटर संरचना एवं 3 फेज वाइंडिंग को खींचिए। अब कहने की बात इसमें यह है कि आप लोगों को मैंने बताया था, इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, थोड़ा हिंदी टाइप में कर दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही। चलिए अब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा जस्टिफाई द, यहाँ पे रिवॉल्विंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज की टू ऑपरेटिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ड्रा द स्टेटर स्ट्रक्चर एंड 3 फेज वाइंडिंग। यहाँ पे हमारे कहने की बात यह है, क्वेश्चन के कहने का बात यह है, मतलब यह है कि यहाँ पे आप लोगों को जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो हमने बताया है, उसी को आप लोगों को पहला क्वेश्चन करना था भाई। ठीक है, तो करना था नहीं, करना है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के ब में चलेंगे। कहा है कि इंडक्शन मोटर के स्लिप को समीकरण के रूप में लिखिए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। स्लिप के सीमा मानों की रीतिगत इंडक्शन मोटर के लिए दीजिए। ठीक है, तो इसको भी हमने करवाया भाई। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्लिप समीकरण है उसको हमने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं स में, देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए पावर फ्लो चित्र आरेख ये नहीं बताया था। ठीक है, तो वहां से दोनों क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पावर फ्लो डायग्राम आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड तो नहीं था भाई, लेकिन एकदम सिंपल था, आप लोगों ने जैसा किया हो। लेकिन आप लोग तो नए हैं भाई, उन लोगों के लिए तो, उन लोग तो देखेंगे ही नहीं, उनको लिए नहीं है ये। आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप लोग बता दे रहा हूँ कि हमने ये इस वाले पार्ट को नहीं कराया है भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लेंगे एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। अब ये तो यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन को हमारे नोट्स से ही पा जाएंगे आप लोग। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए टार्क वक्र खींचिए। टार्क इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया था, स्थिर जोन के लिए भी बताया था, अस्थिर जोन के लिए भी बताया था। ठीक है, ब में चलते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए नियंत्रक यानी स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्णन कीजिए। तो मैंने आप लोगों से बोला है भाई कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर डीओएल, जो भी मैंने अभी आप लोगों को 3 स्टार्टर बताया है भाई, तीनों स्टार्टर को आप लोग पढ़ के जाइएगा। एक स्टार्टर आप लोगों के एग्जाम में जरूर आता है, हर साल की खासियत है कि एक स्टार्टर जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया है भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्रतिरोध स्प्लिट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्कीमेटिक चित्र खींचिए। यानी जो इसका डायग्राम था उसको आप लोगों को खींचना था, फेजर चित्र भी खींचिए और इसकी व्याख्या कीजिए। यानी फेजर डायग्राम भी खींचना था, वेरी सिंपल था। अभी आप लोगों को सारी चीजों को बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं पेपर की बातें कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी मैंने हल करवाया था, जब इसका पहला प्रैक्टिस सेट पेपर दिया था। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जो आप लोगों को अगला वाला पेपर करवाया था। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि हमें
ये पता चले कि एक स्टूडेंट फेल हो गया। फेल कब बैक लग गई, बैक लगती है, फेल नहीं होता है कोई डिप्लोमा में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारे जो सपने हैं भाई और मेरा जो रिकॉर्ड है उसको आप लोग कायम रखेंगे, आप सभी स्टूडेंट कायम रखेंगे। और मैंने बोला है कि जो स्टूडेंट अभी एक हमारे स्टूडेंट हैं उनका भी जो रिकॉर्ड तोड़ेगा, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट अपने लिए तैयार रहेगा। हालांकि मैं इसका आप लोग कहेंगे ऐसे स्टूडेंट का चयन कैसे करेंगे, वो सब हो जाता है, ठीक है, वो सब चयन हो जाता है। आप लोग देखते रहिएगा, हम बता देंगे कि हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी तो बात हो गई हिस्टैरिसीस मोटर की, सिंगल फेज सिंक्रोनस हिस्टैरिसीस मोटर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं ब पे। तो एक सेलियन पोल सिंक्रोनस मशीन के आधारभूत संरचना लक्षण लिख दीजिए। ये भी करवाया है भाई, सेलियन पोल टाइप का सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना है उसको भी मैंने बनवाया था, ठीक है। आप लोग ये नहीं कहेंगे कि नहीं बनवाया था, ठीक। अब चलते हैं स की ओर। यहाँ पे थ्री फेज वोल्टता किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। थ्री फेज वोल्टता की बात की जा रही है तो ये कहाँ पे हमारा आ जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का ये क्वेश्चन है भाई। यानी थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है वो किस प्रकार का होता है वो भी हमने करवाया था, ठीक है, ये भी हमने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। क्या कहा जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मशीन के वितरण फैक्टर एवं कुंडली स्पैन फैक्टर की अवधारणा एवं ईएमएफ इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे भी आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन बताना है भाई। ईएमएफ इक्वेशन किसका, सिंक्रोनस मोटर का, हमने ये भी करवाया है भाई, ठीक है। चलते हैं अब ब की तरफ। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमने रेगुलेशन को बताया है भाई कैसे किया जाता है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, स की तरफ चलते हैं। स में क्या कहा है, एकल सिंक्रोनस मशीन जो लोड को सप्लाई कर रहा है कि क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी आप लोगों को यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन की क्या है, जो लोड सप्लाई कर रही है उसका हमें क्या करना है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन को हल करना है। देखेंगे यहाँ से कैसे कर सकते हैं। एक सिंक्रोनस मशीन के हंटिंग एवं इसकी रोकथाम की अवधारणा, ये तो हमने आप लोगों को बताया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप लोग अगर आशा करता हूँ देखा होगा तो बहुत ही अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। ब में चलते हैं। सिंक्रोनस मशीन को ठंडा करने की विधि का वर्णन कीजिए। एकदम क्वेश्चन बच्चों वाला जैसा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे स की तरफ चलते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की संरचना फीचर समझाने वाला चित्र दीजिए, इसकी क्रिया विधि दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को पेपर में इतनी चीजों को आप लोगों को हल करना था भाई। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पे क्या है कि थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो पहला वाला लेक्चर है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेंगे तो वहां से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और मैं चलता हूं आगे, यानी यहाँ पे बताएंगे इंडक्शन मोटर के स्लिप को समीकरण के रूप में लिखिए। चलिए हम स्लिप का समीकरण आप लोगों को दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालेंगे इंडक्शन मोटर में स्लिप, ठीक है। पहले इसको हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद मैं सीमा उमा सब कुछ बता दूंगा भाई, ठीक है। तो स्लिप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। कि इंडक्शन मोटर में रोटर स्टेटर के फ्लक्स की गति से घूमने का प्रयत्न करता है, लेकिन रोटर स्टेटर की गति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि दोनों की गति बराबर हो तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड नहीं होगी तथा दोनों के बीच ईएमएफ तथा करंट नहीं होगी। और घूर्णन के लिए क्या, अब आप लोग इसमें ध्यान में रखेंगे कि जो ये बात की जा रही है दोनों मतलब स्टेटर और रोटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है भाई, बलाघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। अतः रोटर एक ऐसी स्पीड पर घूमता है जो स्टेटर की गति से कम होता है। यह गति लोड पर निर्भर करती है, यानी जो स्पीड होती है लोड पर निर्भर करती है। अब यहां से ध्यान में रखेंगे कि स्टेटर फ्लक्स की गति तथा रोटर फ्लक्स की गति का अंतर स्लिप स्पीड अथवा स्लिप कहलाती है, ठीक है। इसे एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे स्लिप स्पीड की फार्मूला जो है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। स्लिप का यहाँ पे आरपीएम नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे स्लिप जो होती है, स्लिप का फार्मूला हमने बताया, तो इस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रिलेटिव स्पीड जो होता है उसी को हम स्लिप स्पीड बोलते हैं। स्लिप स्पीड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को ns से और इसको रिलेटिव स्पीड को nr से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई स्लिप स्पीड। अगर स्लिप की बात की जाती है, परसेंटेज स्लिप की बात की जाती है, तो हमारा हो जाएगा ns माइनस nr अपन ns हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्लिप की वैल्यू थी।
अब चलते हैं, इसमें कहा गया है कि स्लिप के सीमा मानों की क्या क्या वो है, इसकी सीमाएं क्या क्या है। चलिए इसके सीमाओं को भी देख लेते हैं भाई। तो दोस्तों इसकी सीमाओं में हम पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये इसकी सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि यदि इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्लिप 1 होगी, ठीक है। यानी क्या कहा जा रहा है, इसकी पहली हम पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि यदि इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्लिप का मान जो होगा 1 होगा। अतः रोटर फ्रिक्वेंसी जो होगी FR अधिकतम सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि इंडक्शन मोटर का इंडक्शन मोटर जो हमारी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो हमारा स्लिप का मान कितना होगा, 1 होगा। और जो हमारी रोटर की फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि यदि इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होगा तब स्लिप न्यूनतम होगा, यानी स्लिप का मान कितना होगा, न्यूनतम होगा। यानी 1 से क्या होगा, स्लिप जो होगा 1 से क्या होगा, कम होगा, और 0 से क्या होगा, सॉरी यहां पे देखेंगे स्लिप का मान 1 से अधिक होगा लेकिन 0 से कम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तब हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगी। तब हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, यदि रोटर NS स्पीड से घूमेगा तब स्लिप जो होगी 0 होगी। यानी सिंक्रोनस स्पीड से हमारी जब रोटर घूमने लगेगा तो क्या होगा, हमारी स्लिप की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब क्या होगा, रोटर फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी। यानी पहले का जो दूसरा क्वेश्चन था इसका राइट आंसर केवल इतना ही करना था आप लोगों को, ठीक है। इतने में ही आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाता। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए टार्क वक्र खींचना है, ठीक है। टार्क वक्र हमने अभी सोचा टार्क स्लिप कर्व है तो हमने देखा भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि क्या है, यहाँ पे रन अप बोला गया है, वहां पे क्या बोला गया है, स्थिर जोन बोला है, बस, ठीक है। स्थिर मतलब जो कांस्टेंट हो, अस्थिर मतलब जो कि क्या कहते हैं, स्थिर ना हो मतलब चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रैम की बात की जाए, स्थिर की बात की, दोनों यहीं पे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि लोड पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात की है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे इसकी बात 3 फेज इंडक्शन मोटर के टार्क वक्र की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि लोड पर मोटर को शुरू करने के लिए पर्याप्त टार्क होने के अलावा, यानी कि जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पर्याप्त टार्क होने के अलावा और कुछ भी चीजें होनी चाहिए। क्या, मोटर को लोड को पूरी गति तक लाने के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है, यानी आवश्यक है, ठीक। अब कहने की बात यह है कि यहाँ पे जैसे कि हमने कहा क्या कहा कि पर्याप्त टार्क के अलावा और कुछ बातें होती हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि इंडक्शन मोटर को फुल स्पीड पर लाना जरूरी होता है, ठीक है। यह अनुमान लगाने के लिए कि मोटर और लोड के टार्क स्लिप कर्व की आवश्यकता होने पर स्विच करने के बाद गति कैसे बढ़ेगी। यानी अगर हमने इन सारी चीजों को देख लिया है तो हमें यह अनुमान हो जाता है कि मोटर क्या है कि टार्क स्लिप कर्व की आवश्यकता होने पर स्विच को मतलब कैसी स्थिति में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ाना पड़ेगा या पीछे करना पड़ेगा, तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि हम एक मोटर के मामले को 2 अलग अलग भारों के साथ देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ठोस यहाँ पे दिखाया गया ठोस रेखा मोटर की टार्क स्पीड वक्र है, जबकि बिंदीदार यहाँ पे दिखाया गया है, बिंदीदार इसको बात की जा रही है, बिंदीदार रेखा 2 अलग अलग लोड विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी अगर देख रहे हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोड की, इसकी बात की जाएगी तो ये हमारा कुछ अलग है, इसकी बात की जाएगी तो कुछ अलग हमारा आ रहा है, ठीक है। यही आपका टार्क है, ठीक। लोड एक सिंपल ग्राफ है, यानी जो लोड है ये सिंपल ग्राफ है, जो सभी गति पर मोटर को निरंतर टार्क लागू करता है, जबकि लोड भी जो है एक प्रशंसक का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अतः हम मान लेंगे कि लोड जो हमारा है एडिशन, यानी जैसा कि मोटर शाफ्ट पर देखा गया है समान है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना है। और टार्क ये जो हमारा कर्व खींचा गया है कुछ इस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे की तरफ चलता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर ब पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ब क्या कहता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्णन कीजिए। चलिए हम ब को देखते हैं, ब को कैसे समझते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए
तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले स्टार्टर का काम क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टर का काम ये होता है कि हमारी स्टार्टिंग के समय जो हमारी करंट होती है फुल लोड से 5 से 6 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टार्टर को लगा देते हैं। स्टार्टर काम क्या करता है भाई कि हाई स्टार्टिंग जो हमारे हाई स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, लिमिट करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या होता है कि ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है। यानी दो काम तो हमारा स्टार्टर का हो गया, और यही दो काम तो करना होता है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है। क्या करना होता है, हाई स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है, और ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के प्रोटेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका कार्य हो गया, स्टार्टर का कार्य हो गया। चलिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है कि आप लोगों का स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है, ठीक है भाई। किसका है, स्टार डेल्टा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था भाई टाइप्स ऑफ स्टार्टर में। तो स्टार्टर यहाँ पे देखेंगे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप लोगों को बताया था। तो कितने एचपी से, 5 से 20 एचपी से कम की मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम ध्यान रखते हैं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसको कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो फिगर है आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी भाई एक बार और। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर एक विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। यानी जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है एक विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, जो प्रारंभ में क्या होता है, मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है। और जब मोटर हमारी प्रारंभिक स्थिति से असामान्य, यानी अपने क्या कहते हैं, असामान्य प्रसामान्य, मतलब पहले से आगे जब पहुंच जाता है तो उसे हम प्रसामान्य बोलते हैं, प्रसामान्य गति प्राप्त कर लेता है, तब वह उसे डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। पहले हमारा किस में कनेक्ट होता है, पहले हमारा स्टार में कनेक्ट होता है। जब हमारी फुल स्पीड पे आ जाती है तो यह किस में कनेक्ट हो जाता है, डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर 5 एचपी से 20 एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के स्टार्टर को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये स्टार्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी थी भाई, बस इतनी चीज़ें लिख देते हैं तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाता, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैं यार फिर से पुराने वाले ही स्टूडेंट को याद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर लेंगे कि या नहीं कर लेंगे। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो प्रारंभ में किसमें कनेक्ट होती है, ये प्रारंभ हमारे स्टार में कनेक्ट होती है, और जो हमारी पूर्ण स्पीड पे आ जाती है तो किसमें कनेक्ट हो जाती है, डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। और यह 5 एचपी से 20 एचपी से कम की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें आप लोगों को याद भी रखनी है। और इसका जो फिगर बना लेंगे तो फिगर में आप लोग जो भी चीजें उसमें लगा रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। उसके नाम में थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग तो जानते होंगे, स्विच क्या होता है, स्विच काम क्या करता है, स्विच क्या करता है आप लोग जानते हैं, ऑन ऑफ का काम करता है, किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिरोध स्लिप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो हमें चित्र बनाना है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रतिरोध स्प्लिट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो चित्र बनाना है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, और फेजर डायग्राम खींचना है और व्याख्या करना है, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, संरचना कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। और इसमें अगर रजिस्टेंस की बात की जा रही है तो रजिस्टेंस के जगह रजिस्टेंस स्प्लिट की बात की जाए या रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात की जाए, दोनों वही चीजें हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फेज होता है उसमें क्या करते हैं, एक हम क्या लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, तीनों किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा श्रेणी ही तो चल रहा है भाई। क्या कहा हमने कि रेजिस्टेंस, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। और जो हमारा मेन वाइंडिंग होगी इन तीनों के किस में होगा, पैरेलल में होगा। और ये देखेंगे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकली या विद्युतीय कोण पर होते हैं। इस बात को ध्यान रख लेंगे आप लोग। यहाँ पे बीच में हम देखते हैं रोटर होता है, यहाँ पे रोटर हम किसकी बात कर लेंगे तो स्क्विरल केज की टाइप की रोटर होती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं, और आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे हमें लिखना है सारी चीजों को। हमने जो बताया है वही सेम टू सेम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है भाई। और आप लोग भाई लाइक वाइक करते रहेंगे
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार की इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग होती है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये हो गई हमारी मेन वाइंडिंग, ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान रखते रहेंगे आप लोग। जो मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग तथा ये दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिकल यानी फेज एंगल पर स्थित होते हैं, जैसा कि हमने बताया है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया जाता है, ठीक है। किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में। इस बात को ध्यान रखेंगे जो कि मैंने बोला है, ठीक है। और क्या होता है, इस मोटर में हाई रेजिस्टेंस तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सीरीज में जोड़ने के साथ मेन वाइंडिंग के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी मैंने बताया कि इन तीनों को जब देखते हैं तो ये इनके समांतर में क्या रहता है? मेन वाइंडिंग रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाती है तो वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को लिखना होगा भाई, तभी तो नंबर मिलना है। क्योंकि दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री के विद्युतीय कोण पर स्थित होते हैं तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रजिस्टिव तथा मेन वाइंडिंग और अधिक इंडक्टिव होती है। जो मेन वाइंडिंग होती है कैसी होती है? अधिक इंडक्टिव होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है? अधिक रजिस्टिव होती है, ठीक है। इन दोनों वाइंडिंग में से स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाकर फेज डिफरेंस किया जाता है। यानी क्या करते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ा देते हैं, उससे क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जिससे प्रारंभिक वाइंडिंग में IS यानी IS मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग करंट हो जाएगी, धारा, तथा मेन वाइंडिंग में IM यानी मेन वाइंडिंग का जो करंट है IM धारा डेल्टा फेज डिफरेंस पर होंगे, जिसके फलस्वरूप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तथा मोटर के रोटर पर स्टार्टिंग टार्क लगने लगता है, जिससे मोटर क्या होती है? घूमने लगती है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। ये वर्किंग थी भाई, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात की जाती है यहाँ पे फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे भाई कि यहाँ पे वोल्टेज होगा, वोल्टेज से हमारा जो होगा 90 डिग्री का लैग करेगा। यहाँ पे थोड़ा हमारा तिरछा हो गया, इसको 90 डिग्री का लैग करवाइएगा। अब बात की जाए क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया, इंडक्टर क्या होता है? 90 डिग्री करंट से लैग करता है, ठीक है। जो वोल्टेज होता है वो आगे होता है और करंट क्या होता है? पीछे होता है हमारा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एक IS करंट फ्लो हो रही थी, इसको हम IM बोल दिए, ठीक है। अगर इनके बीच का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो यहाँ से ही इन दोनों के पैरेलल में क्या खींच देते हैं? लाइन खींच देते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। यानी जो हमारे रिजल्टेंट करंट है वो हमारी आ जाती है। तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से खींचा जाता है। और इसका अगर हम बोलेंगे क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए बोल दिया जाए तो ये हमारा किसके बीच में? टार्क और स्लिप के बीच में आप लोग खींच देंगे, ठीक है। पहले हमारा देखेंगे तो यहाँ से हम यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होता है, कौन होता है? मेन वाइंडिंग होती है। और जो हमारी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब देखेंगे तो इन दोनों क्या होती है? एक जगह पे ही हमारी आके मिलती है। यानी कुछ दूर से जाकर हमारा क्या होता है? टार्क हमारा थोड़ा आगे जाके बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में। एप्लीकेशंस की बात की जाती है तो एप्लीकेशन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा क्या। इन मोटर का यूज सिंगल फेज सप्लाई पर 800 से 3000 RPM की गति के लिए छोटे कार्यों के लिए जैसे पंखा, पंप, ब्लोअर, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर आज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया भाई, पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना है कि एक सिंगल फेज सिंक्रोनस हिस्टैरिसीस मोटर की व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर, हेडिंग डालेंगे आप लोग और लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखना है कि एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है जिसके लिए DC एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात करते हैं 3 फेज की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि DC एक्साइटेशन की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप लोगों को जैसा कि क्वेश्चन दिखेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसकी जो संरचना होती है लगभग स्प्लिट फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। अब बात की जाती है तो यहाँ पे भी क्या होती है? एक मेन वाइंडिंग होगी, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी भाई। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक मेन वाइंडिंग होगी, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो खोखला वाला दिखेगा वो कौन सी होगी? मेन वाइंडिंग होगी। जो थोड़ा भरा वाला दिखाएगा वो कैसी होगी? ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेटर भी होगा, रोटर भी होगा, लेकिन जो रोटर होगा ये क्या होगा? क्रोम स्टील का होगा। किसका होगा? क्रोम स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में थोड़ा एयर गैप भी होता है, आप लोग देख पाएंगे। साफ्ट वाफ्ट सब चिकना उकना होता है इसका, ठीक है। चलिए ये सब चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में बात की है भाई। अगर आप लोगों ने लेक्चर को अटेंड किया होगा, ये तो आप लोगों का प्रैक्टिस ये आपको पेपर हल कराया जा रहा है तो बहुत ही जल्दी से हल करवा दे रहे हैं, ठीक है।
अब बात की जाएगी इसकी संरचना, जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने ऊपर, इसकी संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की समान ही होता है। इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर तथा साइडेड पोल टाइप स्टेटर के रूप में निर्मित किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर तथा साइडेड पोल टाइप स्टेटर के रूप में निर्मित किया जाता है। इन दोनों के देख रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं। इसका रोटर चिकना बेलनाकार संरचना का होता है। मैंने बताया कि इसका जो रोटर होता है चिकना बेलनाकार संरचना का होता है तथा कठोर चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होता है। ये जो हमारा होता है ना, ये कठोर चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होता है। कि क्या कहा कि क्रोम स्टील का जो हमारा होता है रोटर बना होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। यह मोटर स्थिर गति से सिंक्रोनस स्पीड तक एक समान टार्क तथा ध्वनि रहित सिंक्रोनस स्पीड उत्पन्न करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह बन जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो होता है नॉइज नहीं होता है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो हमारे इक्विपमेंट जिनमें आवाज़ नहीं आती होंगी उसमें मोटर फिट हुआ होगा। अगर उसमें आवाज़ नहीं आती तो उसमें कौन सा मोटर लगा है, आप लोग समझ लीजिएगा कि हिस्टैरिसीस मोटर लगी है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे किसमें आप लोग देख सकते हैं, बाजा देखते हैं, जो बाजा आप लोगों का रेडियो वाला होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब ध्यान रखेंगे आगे की बात। इसके रोटर के आंतरिक भाग में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परत एल्यूमिनियम तथा बाह्य भाग में मैग्नेटिक मटेरियल यानी हाई क्रोम की रिंग होती है। क्या होती है? हाई क्रोम की रिंग होती है। अगर बात की जाए एक्सटर्नल के तो इसका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो इसको हम एल्यूमिनियम बोल देंगे, और इंटरनल की बात की जाएगी मैग्नेटिक मटेरियल हाई क्रोम की बात की जाएगी, उसकी क्या होती है? रिंग होती है जिसमें हिस्टैरिसीस लूप अधिक होता है। किसमें? जो रिंग होती है उसमें हिस्टैरिसीस लूप जो होगा अधिक होगा। इसके कारण इसके रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है तथा वाइंडिंग भी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें किसी भी प्रकार का स्लॉट भी नहीं हो रहा है और किसी भी प्रकार की वाइंडिंग भी नहीं की जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है? शोर नहीं होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए वेरी सिंपल है, बहुत ही बच्चों वाला है, बहुत ही एक बार आप लोग पढ़ के जाएंगे भाई, आप लोग देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, जब मोटर के स्टेटर में एसी सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तथा रोटर में हिस्टैरिसीस लॉस के कारण चुंबकीय ध्रुवों का विकास होता है और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होकर लॉक हो जाती हैं और जो हमारी स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच एक टार्क मिलता है या जनरेट होता है जिससे मोटर जो होती है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगती है। वेरी सिंपल पॉइंट्स था ये। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके थोड़ी विशेषताएं देख लीजिए इसकी। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, मैं एक क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग वर्किंग तक पूछा गया था, इधर ही आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का पूरा हो गया। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे कि हिस्टैरिसीस मोटर का जो विशेषता है उसको देख लेते हैं कि इसका रोटर स्लॉट जो होता है स्लॉट रहित होता है, वाइंडिंग रहित, स्मॉल साइज, सादा, चिकना, मजबूत एवं बेलनाकार होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कंपन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होगा इसके प्रचालन में कोई आवाज नहीं होती है। ठीक है, यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, इस बात को तो ध्यान रखेंगे। सिंक्रोनस बात की जा रही है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे उपयोग की बात की जाएगी, एप्लीकेशंस की बात की जाएगी। आवाज रहित होने के कारण यह मोटर ध्वनि रहित उपकरणों जैसे रिकॉर्डर, प्लेयर, विद्युत घड़ी, सूचक युक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ब वाले पे, यानी एक सेलिएंट पोल सिंक्रोनस की मोटर पे चलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन पे चलते हैं। अब ये मशीन है, आप लोग मोटर बना दीजिएगा, जनरेटर बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि एक सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के सारभूत संरचना लक्षण दीजिए। यानी इसमें सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन की क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। यानी जो सेलिएंट पोल होगा उसका कंस्ट्रक्शन आप लोग बना दीजिए, आप लोग काम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को और थोड़ा अच्छा करना है, अच्छा नंबर लेना है, इसलिए क्या करेंगे, पहले आप लोग डालेंगे सिंक्रोनस मोटर के लिख देंगे या कोई भी सिंक्रोनस मशीन नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें कि जहाँ पे मोटर लगा रहे हैं वहाँ पे मशीन लिख दीजिएगा। ठीक है, यह सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली एक मशीन होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक सिंक्रोनस मोटर, एक सिंक्रोनस जनरेटर। अब देखेंगे, अब उसमें एक को आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है कि जैसे सिंक्रोनस मोटर बोला जाए तो मोटर आप लोग जानते ही हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती हो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो, उसको हम क्या कहेंगे?
मोटर कहेंगे, यही तो होता है मोटर आप लोगों का, ठीक है। अब मोटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कौन सॉरी इसमें 3 पार्ट होंगे मोटर के, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मोटर की संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला हमारा स्टेटर, रोटर, एक्साइटर। एक्साइटर क्या करता है, क्या एक्साइटेशन के जो मोटर का एक्साइटेशन होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें लिखनी है, ठीक। अब स्टेटर और रोटर तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। यहाँ पे थोड़ी चीज मैं भाई बता दे रहा हूँ, मेरा मन तो नहीं है एकदम बताने का, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेटर में क्या लिखेंगे, यह सिंक्रोनस मशीन का एक घूर्णी भाग नहीं होता है, यह मशीन का स्थिर भाग होता है। इसका स्टेटर इंडक्शन मशीन के जैसा होता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कैसा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। स्टेटर का वह भाग योक जो ढलवा लोहे का बना होता है तथा यह मशीन के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मोटर का, अरे भाई स्टेटर का आंतरिक भाग सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिसे वाइंडिंग के लिए खांचे कटे होते हैं, ठीक है। यह इस आंतरिक भाग को स्टेटर कोर कहते हैं, यानी जो इसका इंटरनल पार्ट होगा उसे हम क्या कहें, कोर कहते हैं। ये तो हमने बताया है भाई, ठीक है। इन स्लॉट में विद्युत रोधी यानी लेमिनेटेड तांबे के वायर से वाइंडिंग की जाती है। इतनी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, और इसको थोड़ा बना लेंगे आप लोग अपनी कपिया पे, ठीक है। अपनी कपिया पे इसको बना लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाए भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये बात की जाती है रोटर की, ठीक है। तो रोटर क्या होता है, रोटर मोटर का जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसका क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है जिसे हम रोटर कहते हैं। यह मोटर में बेयरिंगों यानी बियरिंगों को शाफ्ट पर स्थापित की जाती है, यानी बेयरिंग पर इसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इस पर भी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। यानी रोटर में क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। सामान्यतः यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर या इसी को हम नाम बोल देंगे नॉन सेलिएंट पोल टाइप का रोटर, ठीक है। और होता क्या है, अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है सेलिएंट पोल टाइप रोटर होता है। तो इसमें आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, सेलिएंट पोल को पूछा गया है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम में हर बार वही पूछा जाएगा भाई, सेलिएंट पोल ही पूछा जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है भाई। चाहे आप 2 पोल की बनाइए, चाहे 4 पोल की बनाइए, चाहे 6 पोल की बनाइए, चाहे 8 पोल की बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 पोल की बनी हुई है मोटर, ठीक है, और सॉरी रोटर बना हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रख लेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे भाई। इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, या कितने पोल की मोटर है, 6 पोल की मोटर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे जो यहाँ पे जो इसके पोल्स है एक अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट यानी अल्टरनेट मैग्नेट होंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, इस प्रकार से इसके पोल्स कटे होते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं खांचे कटे हुए हैं बीच बीच में, सभी में आप लोग खांचे काट देंगे, सभी में खांचे काट देंगे, ठीक है। और जो खांचे कटे होते हैं इनको हम बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग आप लोग जानते होंगे, मैंने आप लोगों को बताया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज किया जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं सर ये बिंदी बिंदी क्या कर दिए हैं यार, ये रिवेट होता है भाई। रिवेट के माध्यम से क्या किया जाता है, जो यहाँ पे हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, रिवेट की सहायता से क्या किया जाता है, इनको लॉक कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, रिवेट की सहायता से इनको लॉक कर दिया जाता है। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई, कि यहाँ पे देख रहे हैं भाई सर जी ये बिंदी बिंदी क्यों है, आप लोग बताइए बिंदी बिंदी क्यों है। तो बताएंगे आप लोग, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवेट की सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं भाई। इतनी पॉइंट क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए अब देखेंगे, इसको हम बोलते हैं पूरी को पोल बॉडी बोलते हैं। पोल 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 मतलब ध्रुव, पोल की बॉडी होती है, ठीक है। अब ये साउथ बॉडी है, ये नॉर्थ बॉडी है, साउथ बॉडी नॉर्थ बॉडी, साउथ बॉडी नॉर्थ बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम गोले वाले को क्या बोलेंगे सर जी, तो इसको बोलेंगे साहब शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे, ठीक। अरे मालिक बोलिए ना। और क्या हमने बताया कि यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कटा कटा दिख रहा है, तो क्या है, डिजाइन कर दिया है सर जी। नहीं मेरे भाई, डिजाइन नहीं किया हूँ, इसको हम बोलते हैं स्टील स्पाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टील स्पाइडर बोलते हैं। अब चलते ही, इतनी बातें तो हो गई है। अब भैया यहाँ पे लिख दिए हैं फेस आपका चेहरा है, नहीं मेरे प्यारे दोस्त ये मेरा नहीं है, ये जो हमारा सेलिएंट पोल टाइप का रोटर है उसका यहाँ पे इसको हम पोल का फेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोल का, जो हमारा पोल है उसका फेस है, ठीक है। आगे वाला पार्ट जो होता है उसको हमने फेस बोल दिया, ठीक। चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं साहब। क्या लिखेंगे साहब,
ताकि आप लोगों को नंबर अच्छा मिल जाए भाई, इसलिए हमें इसमें कुछ तो कुछ लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं साहब। तो यहाँ पे देखेंगे यह रोटर इस्पात की मोटी पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के रोटर में ध्रुव संरचना होती है। आप लोग देख रहे हैं ध्रुव संरचना मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। रोटर को फ्लाई व्हील के आकार का बनाया गया है, यानी एक इसको फ्लाई व्हील तो आप लोग देखे होंगे, व्हील यानी चक्र नहीं देखे हो भाई, सुदर्शन चक्र तो देखे होंगे रामायण महाभारत में आप लोग, जैसा कि मेघनाथ के द्वारा सुदर्शन धारी आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चलाया गया होगा, ठीक है। तो ये सब बात की करेंगे, वो तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बोल दिए कि फ्लाई व्हील का मतलब चक्र होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं भाई। क्या होता है, फ्लाई व्हील के आकार का बनाया जाता है जिससे रोटर एक समान गति से घूम सके, यानी क्या हो जाए कि जो रोटर है एक समान गति से घूम सके। अब बताइए आप लोग यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे। रोटर को हंटिंग से बचाने, यानी दोलन जो होता है, हंटिंग मतलब दोलन होता है, हंटिंग से बचाने के लिए इस मोटर की ध्रुवनाल, ध्रुवनाल मतलब क्या होता है, जो हमारी ध्रुवनाल मतलब क्या होता है, जो हमारी ध्रुवनाल आप लोगों को दिखा देते हैं किसको बोलते हैं भाई। ये जो हमारा होता है ये हमारा ध्रुवनाल, सॉरी ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम ध्रुवनाल बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवनाल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाल मतलब क्या होता है भाई, नाल मतलब आप लोग हमें बताएंगे, घोड़े का नाल भी होता है, तो वहां पे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो क्या होता है, ध्रुवनाल पर रोटर वाइंडिंग के साथ एक और वाइंडिंग की जाती है जिसे डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। यह वाइंडिंग मोटर के सेल्फ स्टार्टेड बनाती है, यानी जो यह बाइंडिंग की गई है, क्या डैम्पर वाइंडिंग जो की गई है वो क्या करती है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है, ठीक है भाई। आगे चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जो एक्साइटर होता है, इसमें एक्साइटर की बात भी जान लेंगे। आप लोगों का जो हो गया उतना ही लिखना था, सेलियन पोल का जो आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं उतने लिख देंगे। अगर आप लोग और चाहे लिखना चाहें तो उसमें क्या लिख सकते हैं, रिवेट के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, फील्ड फाइंडिंग के बारे में लिख दीजिए थोड़ा। ये इतना सारी चीज़ें लिखेंगे तो आप लोगों को यार वो समझता है कि इतनी सारी चीज़ों में हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इतना ही लिखा था, अच्छा नंबर मिल गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक्साइटर देखेंगे क्या होता है। एक्साइटर सिंक्रोनस मोटर को घुमाने के लिए एक उत्तेजक की आवश्यकता होती है। एक्साइटर एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर अथवा बैटरी हो सकता है, यानी सेल्फ एक्साइटर जो होता है वो डीसी शंट जनरेटर हो सकता है या बैटरी हो सकता है। अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि डीसी जनरेटर को मोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, यानी इसके शाफ्ट पर क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और ये क्या कर देता है, उत्तेजन को प्रदान करता है किसको, मोटर को, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि सिंक्रोनस मशीन के वितरण फैक्टर, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एवं कुंडली स्पैन फैक्टर की अवधारणा एवं ईएमएफ इक्वेशन को बताइए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मीटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, इसको डायग्राम को बना लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे फील्ड वाइंडिंग में जो वी डी सी इक्वल टू आई एफ आर एफ एक इसके है, ओम के नियम के अनुसार है। आई एफ बराबर यानी फील्ड वाइंडिंग का करंट जो होगा वी डी सी अपान क्या होगा, आर एफ होगा। इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे। कैसे आया है एक समीकरण, कैसे आया आप लोग बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग क्या लगा लीजिए, ओम का नियम कह रहा हूँ, केवीएल लगा लीजिए, केसीएल लगा लीजिए, कुछ भी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। केवीएल लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे चलें। यहाँ पे देखा कि जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ओम के नियम से आ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और केवीएल से देखेंगे तो केवीएल से भी आ जाता है, ठीक। तो ये ओम के नियम से आ जाता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है डीसी है सप्लाई, वी डी सी इक्वल टू आई एफ आर एफ हो जाता है, ठीक है। आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी सी अपन आर एफ हो जाता है। ये हमने आप लोगों को करवाया है भाई, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भाई मैं करवाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रख लेंगे बस। यहाँ पे देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में तो जेड एस इक्वल टू हो जाता है इतना, और जेड एस की वैल्यू जो आते हैं किसका, वी डबल का पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे। केवीएल तो जैसा कि मैंने बताया केवीएल लगा लेंगे दूसरी वाइंडिंग में, तो केवीएल लगाने पे क्या होता है, वी इक्वल टू आई ए आर ए हो जाएगा प्लस आई ए जे एक्स एस एस हो जाएगा प्लस ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी को ध्यान रखते हुए आप लोगों का जो आता है, जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई आर इक्वल टू आई ए जेड एस आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आई ए को नीचे ले जाएंगे तो जेड एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, जेड एस बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। ईबी की वैल्यू निकालना चाहे, ईबी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका गुणा यहाँ करिए, वी को इधर दबाइए और क्या हो जाएगा, ईबी की वैल्यू निकल जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है तो इसका गुणा यहाँ पे करिए और इसको इस साइड में लीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई।
तो दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको तो बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग कर लेंगे। ये क्या कहा जा रहा है कि सिंक्रोनस मशीन में क्या कर रहा है, जो लोड को सप्लाई कर रहा है कि क्रिया विधि, यानी यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन की आप लोग को एक वर्किंग प्रिंसिपल बतानी है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग चाहे मोटर का जानते हो या जनरेटर का जानते हो, उसको आप लोग कर दीजिए, पूरा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हेडिंग डालना है वोल्टेज रेगुलेशन, उसके बारे में आप लोगों को बताना हो कि इम्पीडेंस विधि क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्या है, किसी अल्टरनेटर की स्थिर गति व स्थिर उत्तेजन धारा की स्थिति में निर्धारित वोल्टता के सापेक्ष खुली पथ वोल्टता यानी ओपन सर्किट तथा पूर्ण भार वोल्टता V के अंतर को, यानी कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, वी नॉट ई नॉट और माइनस वी नॉट के अंतर यानी अपान क्या हो जाएगा, वोल्टेज, इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, के अंतर को उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसे रेटेड वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में आर अच्छा से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे ई नॉट माइनस वी अपान क्या हो जाएगा वी। अब देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज की बात 100 आ जाती है, तो सारी बातें नॉर्मल ही है। ई नॉट क्या जा रहा है, नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन को यहाँ पे इस प्रकार से भी बोला जा सकता है कि नो लोड क्या बोल सकते हैं, किसी टर्मिनल पर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के अंतर तथा वोल्टेज के अनुपात को, यानी फुल लोड वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। आप लोग बनाना तो जानते ही होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, हम एक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक अच्छा होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। क्या कहा, वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक अच्छा होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव हो। इंडक्टिव लोड पर क्या क्या पूछा जा रहा है, इंडक्टिव लोड पर पावर फैक्टर लैगिंग होता है तथा तब वोल्टेज रेगुलेशन का मान पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो ई नॉट होता है ग्रेटर देन वोल्टेज से होता है, ठीक है। इम्पीडेंस वोल्टेज रेगुलेशन विधि क्या कहती है कि अगर इम्पीडेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो हमारा यहाँ पे देखेंगे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लैग करता है, ठीक है। इम्पीडेंस की बात की जाए तो इम्पीडेंस में क्या होता है, पावर फैक्टर लैग करता है, और वही अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस में तो पावर फैक्टर 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो इसमें इतनी बातों को आप लोगों को लिखना था, ठीक है भाई। चलिए आगे की क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और आप लोगों का टाइम भी ज्यादा हो रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दो का आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित कि एक सिंक्रोनस मशीन के हंटिंग एवं उसकी रोक की अवधारणा कीजिए, यानी इसको हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये आप लोग ध्यान में रखे जाएंगे। हंटिंग, कंडेंसर, ये सारी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ हंटिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे हंटिंग, यहाँ पे देखेंगे फुल लोड की अवस्था, लोड की अवस्था में यानी भार की अवस्था में सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो प्रकार के बलाघूर्ण होते हैं। कौन कौन से बलाघूर्ण कार्य करते हैं, प्रथम होता है परिचालक यानी ड्राइविंग टार्क, अथवा दूसरा होता है रनिंग टार्क। यानी अगर हमारी जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, वह क्या होती है, अगर लोड की अवस्था में है तो उसमें दो प्रकार के टार्क उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा जो है यार वह हो जाएगा ड्राइविंग टार्क, और दूसरा हो जाएगा ड्राइविंग टार्क इसी को हम क्या बोलते हैं, रनिंग टार्क भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक लोडिंग टार्क होता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के टार्क उत्पन्न हुए, कौन कौन से, एक हमारा ड्राइविंग टार्क अथवा इसी को हम बोल देते हैं रनिंग टार्क, एक हमारा दूसरा जो हो जाता है वो लोडिंग टार्क हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें प्रथम परिचालक बलाघूर्ण यानी ड्राइविंग टार्क अथवा रनिंग टार्क जो आगे की गति की दिशा को आगे की ओर कार्य करता है, आगे की दिशा में कार्य करता है, और जो दूसरा होगा हमारे लोडिंग टार्क जो होगा पीछे की ओर गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों ही बलाघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक क्या कर रहा है कि ड्राइविंग टार्क जो होता है आगे की ओर गति कर रहा है, लेकिन जो हमारा लोडिंग टार्क है ये कार्य के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, संतुलन की स्थिति में मोटर सही प्रकार से कार्य करती है, परंतु भारी भार परिवर्तन की अवस्था में जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण मोटर का रोटर एक लोलक, यानी लोलक मतलब क्या होता है,
ऑसिलेटर की भांति व्यवहार करने लगे, ऑसिलेटर की तरह व्यवहार आंदोलन करने लगता है, जिसे हंटिंग कहते हैं। अगर हमारा मोटर जो होगा सॉरी जो हमारा रोटर होगा लोलक, रोटर का जो एक लोलक होगा वो कैसी मतलब ऑसिलेटर ऑसिलेशन लाइक अ पेंडुलम की तरह क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। हंटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा रोटर होता है कुछ इस प्रकार से करता रहता है, ठीक है, इसी को हम हंटिंग बोलते हैं भाई, ठीक। अब हंटिंग को और नामों से जाना जाता है, इसे सर्जिंग के नाम से भी जानते हैं, फेज स्विमिंग के नाम से जानते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोलन क्या, जो हंटिंग होती है दोलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं। लोड में क्या करें, आकस्मिक परिवर्तन कर दें तो उसमें क्या हो जाता है, हंटिंग उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र धारा में आकस्मिक परिवर्तन के कारण हंटिंग हो जाती है। फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में, अगर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में कहीं पे फॉल्ट आता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी हंटिंग होने की यानी दोलन होने के कारण बन सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। साइकिल वेरिएशन इन द लोड टार्क, यानी जो हमारा लोड टार्क है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तभी हमारी हंटिंग होने के कारण बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके इफेक्ट क्या है, हंटिंग के इफेक्ट क्या है, मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखें, पहला पॉइंट है लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होने की संभावना क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है। ये प्रदाय वोल्टता की विभिन्न या परिवर्तन यानी वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज का कारण बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, वैद्युत लैंप के में अवांछनीय फ्लकिंग होगी, ठीक है, क्या होगी, फ्लकिंग उत्पन्न हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाती है, यानी रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे चलते हैं भाई, आगे आपका है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ हंटिंग इन इनसिंक्रोनस मोटर। आप लोग बताएं यहाँ पे कि क्या इसकी रोकथाम है, यही आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है। तो इसके रिडक्शन के लिए जो मेथड है, यहाँ पे 3 मेथड दिखाया गया है, इनको आप लोग समझ लेंगे, यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। पहला क्या कहा जा रहा है कि बाई प्रोवाइडिंग द डैम्पर वाइंडिंग ऑन द मैग्नेटिक पोल सूट, यानी जो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग जो हमारा रोटर है उस पर क्या कर देंगे, हम एक डैम्पर वाइंडिंग का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी हंटिंग क्या हो जाती है, थोड़ा समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। क्या करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है कि चुंबकीय ध्रुवनालों पर अवमंदन कुंडलों के प्राविधान द्वारा हम क्या करते हैं, हंटिंग की रोकथाम कर लेते हैं, ठीक है, यानी बाई प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग ऑन द मैग्नेटिक पोल सूट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि बाई यूजिंग या बाई यूजिंग ऑफ फ्लाईव्हील ऑन दी सॉफ्ट, यानी जो हमारा फ्लाईव्हील का यूज कर रहे हैं उसका आप लोग देखेंगे कि हमने जो हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर था उसमें हम फ्लाईव्हील भी तो यूज किए थे, किस लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तुल्यकालिक मशीन के सही अभिकल्पना यानी सही प्रकार से अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं की गई है सिंक्रोनस मोटर की, तो हमारा क्या होगा, उसमें भी हमारी हंटिंग होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे सही प्रकार की अभिकल्पना द्वारा अगर सही प्रकार से डिजाइनिंग कर देते हैं तो हमारी जो हंटिंग होती है समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना था। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ब क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन को ठंडा करने की विधि का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन एक बार फिर पूछा जाएगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे सिंक्रोनस की बात की गई है, अगले वाले क्वेश्चन में इस वाले पेपर में आप लोगों से इंडक्शन की पूछ लेगा, तो इसमें तो बात बराबर हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम मशीन की जो होती है कूलिंग होती है उसको हम बहुत ही सिंक्रोनस मोटर की बात की जा रही है, सिंक्रोनस मशीन की ही बात की जा रही है, उसको ठंडा करने का जो विधि है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे होगा क्या कि हमें एग्जाम में आएगा तो कैसे भी करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्यों मेरे साहब, लिख लेंगे कि नहीं भाई। चलिए आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है भाई कि जनरेटर में विद्युत लोड बढ़ाने से जो हमारा आर्मेचर कंडक्टर में विद्युत धारा का मान बढ़ता है, जिससे हीट उत्पन्न होता है, हीट मतलब H=I²RT उत्पन्न होता है, जो अल्टरनेटर के टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब टेम्परेचर जो हमारा होता है, जो सामान्यतः 60 डिग्री रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कूलिंग का यूज कर लेते हैं, यानी हमारा टेम्परेचर जो होना चाहिए सामान्य टेम्परेचर 60 डिग्री तक ही रखना चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें लोड को बढ़ा दे रहे हैं तो हमारी टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान में समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाती है, जो कूलिंग होता है इसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है नेचुरल कूलिंग और दूसरा हमारा हो जाता है आर्टिफिशियल कूलिंग।
अब देखते हैं नेचुरल कूलिंग क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा अपने से ही क्या हो जाती है, कूलिंग प्रोवाइड की हो जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, मानव अपनी कुछ इक्विपमेंट की सहायता से क्या करते हैं, कूलिंग को प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेचुरल तो हो गई भाई, नेचुरल की बात इतनी थी। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल में देखेंगे तो इसमें क्या है, इंटरनल कूलिंग करते हैं, एक्सटर्नल कूलिंग करना है, इंटरनल कूलिंग करते हैं और कंबाइंड कूलिंग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इंटरनल कूलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इंटरनल यहाँ पे फोर्स्ड एयर कूलिंग करते हैं, यानी हवा के झोंकों से यहाँ पे क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। वाटर कूलिंग करते हैं, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन कूलिंग करते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर का, यानी जो आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, डिस्टिल्ड वाटर को आंसू जल का प्रयोग करके क्या करते हैं, कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई। और हाइड्रोजन कूलिंग की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन ट्यूब्स को इसमें हमारे मशीन सिंक्रोनस मशीन में हाइड्रोजन ट्यूब्स को डाल के कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेचुरल कूलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। नेचुरल कूलिंग क्या होता है, वह कूलिंग सिस्टम जिसमें किसी आर्टिफिशियल कूलिंग विधि का प्रयोग न किया जाए अननेचुरल कूलिंग कहलाती है। यानी इसमें जो नेचुरल कूलिंग होती है इसमें किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल विधि का यूज नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे सेल्फ कूलिंग भी कहा जाता है। इसमें अल्टरनेटर स्वयं वायुमंडलीय वायु से कूलिंग होता रहता है। इस विधि का प्रयोग अति लघु जनरेटरों में लागू होता है, यानी छोटे मोटे जनरेटरों में इसकी यूज की जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आर्टिफिशियल की तरफ। तो आर्टिफिशियल कूलिंग में क्या है साहब, आर्टिफिशियल कूलिंग सिस्टम क्या है कि इसमें अल्टरनेटर में मानव द्वारा क्या होता है, प्रयुक्त कूलिंग की विधि इसमें प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कूलिंग की कहते हैं। साहब यार थक जाता हूँ भाई, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो बहुत दिमाग खराब होता है यार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करो। और एक बात और, इसमें दिमाग क्यों खराब होता है कि यार अकेले चिल्लाते रहो, समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछ भी नहीं पा रहे हैं। और जब लाइव सेशन को बात करता हूँ तो उसमें एक स्टूडेंट दिखाई देते हैं तो 2 स्टूडेंट दिखाई देते हैं। पहले की तरह वो नहीं रह गया भाई। पहले क्या होता था कि 50-50, 60-60, 100-100 स्टूडेंट जुड़ते थे। ठीक है, लेकिन इस समय कंडीशन ये हो गई है आप लोगों की कि आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाए तो आप लोग उसमें मस्त रहते हो। ठीक है, आप लोग कोई डाउट ही नहीं आता है, हमें बहुत ही अच्छी बात लगती है आप लोगों के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर डाउट नहीं आता होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि आप जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, तो जो भी अभी वीडियो आप लोगों को अपलोड होगी सारी मिल जाएगी। अभी देखो माहौल कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि आप लोगों को एग्जाम होता है और होगा तो है ही, एग्जाम तो होता ही है, आप लोगों का एग्जाम तो होगा ही, चाहे ऑनलाइन मोड में की जाए या ऑफलाइन मोड में की जाएगा। अगर ऑनलाइन मोड में की जाएगा थोड़ा और मेहनत बढ़ जाएगा मेरा, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं आर्टिफिशियल कूलिंग में सिस्टम में, अगर मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लाता हूँ तो उसमें आप लोग लाइव बना करिए भाई, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जनरेटर की शाफ्ट पर विकिरण फैन प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे कि विकिरण फैन क्या होता है, किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः स्मॉल साइज जनरेटर में किया जाता है, यानी छोटे मोटे जो जनरेटर होते हैं उसमें एयर फोर्स कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। किंतु इसमें क्या होता है, जो हमारे लार्ज टाइप जनरेटर होते हैं उसमें इसकी विशेष दीर्घ जनरेटरों में विशेष अतिरिक्त फैन द्वारा फोर्स्ड एयर का प्रबंधन होता है। यानी अगर हम दीर्घ जनरेटर यानी बड़े जनरेटर की बात की जाती है तो यहाँ पे विशेष अतिरिक्त फैन की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कूलिंग कर लेते हैं। वाटर कूलिंग की बात की जाती है, सबसे सिंपल कूलिंग यही होती है। इस विधि में जनरेटर के स्टेटर पर स्थित आर्मेचर वाइंडिंग के निकट चारों तरफ वाटर कूलिंग स्थापित की जाती है, जिससे अंदर पाइप से शीतलन जल परिभ्रमण किया जाता है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये जनरेटर होता है या मोटर होगा उसमें क्या करते हैं, ट्यूब्स ऐसे ऐसे करके ट्यूब्स लगे होते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी एक तरफ से आता जाता है। जैसे यहाँ पे पानी, ये पाइप हो गई हमारी, इसमें पानी आया, हीट उत्पन्न हुई। अब जब जो ठंडा पानी है गर्म हो जाएगा, अब ये गर्म पानी क्या हो जाएगा, उस ट्यूब्स के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर से ठंडा पानी डाला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता रहता है, यही इसलिए इस सबसे सिंपल विधि यही मानी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हाइड्रोजन कूलिंग मेथड में। हाइड्रोजन कूलिंग मेथड भी थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इसका यूज भी किया जाता है बड़े अल्टरनेटरों में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण जनरेटर के विद्युत रोधित धातु आवरण में हाइड्रोजन गैस
5 वायुमंडलीय दाब पर दी जाती है, जो जनरेटर के सभी अंगों को कूलिंग प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है 3.5 वायुमंडलीय दाब पर दी जाती है, ठीक है, जो अल्टरनेटर के सभी पार्ट को क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है। लोग ऐड वाले आ गए हैं भाई, ठीक है। तो इसका उपयोग प्रायः उच्च क्षमता के अल्टरनेटर में किया जाता है। यानी अभी हमने बताया कि इसको जो हाइड्रोजन कूलिंग की बात की जाती है, हाइड्रोजन महंगा भी होता है थोड़ा, इसलिए इसका जो यूजेस होता है बड़े बड़े अल्टरनेटरों, जनरेटरों, मोटरों में किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं बड़े बड़े, उनमें किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं डिस्टिल्ड वाटर कूलिंग की तरफ। डिस्टिल्ड वाटर कूलिंग क्या होती है भाई, इसको भी थोड़ा आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब इसको भी समझ लीजिए। इस विधि में स्टेटर पर स्थित आर्मेचर वाइंडिंग के उच्च धारावाही खोखले चालकों में से आसुत जल, डिस्टिल्ड मतलब आसुत जल, प्रवाह किया जाता है, जो अल्टरनेटर को कूलिंग प्रदान करता है। इस विधि को आंतरिक कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्च दक्षता वाले डिजाइन किए गए अल्टरनेटरों में किया जाता है। अब बात की जाती है डिस्टिल्ड वाटर। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है भाई, आसुत जल होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1000 लीटर आप लोग नॉर्मल पानी के 1000 लीटर नॉर्मल पानी से क्या होता है, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था भाई। आप लोग क्या पढ़े हैं, आप लोग बताएंगे हमें, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि डिस्टिल्ड वाटर का जो फॉर्मेशन होता है किस प्रकार से किया जाता है, नॉर्मल वाटर के अपेक्षा आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन और है हमारा, किससे है, स्पेशल पर्पज से, मोटर से क्वेश्चन है। और स्पेशल पर्पज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्पेशल पर्पज वाली लेक्चर को जरूर अटेंड कर लेंगे भाई, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए आज अभी क्या, आज के लिए इतना ही नहीं रखते हैं, इस क्वेश्चन को रखने के बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं किस पे, एक स्टेपर मोटर की तरफ चलते हैं, परमानेंट मैग्नेट वाली, ठीक है। तो दोस्तों आ गए हैं हम कहाँ पे, स्टेपर मोटर की तरफ। और आपके जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है उसको हमने करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए घर पे आ गया हूँ भाई, खाना ज़्यादा मिल जा रहा है, देख रहे होंगे जब से आप लोगों की घर वाली वीडियो बन रही है तो ज़्यादा ढेकार आ रही है, ठीक है। चलिए चपंद भोजन हो रहा है घर पे, चपंद भोजन चपंद निद्रा। अब यहाँ पे स्टेपर मोटर की बात की जाएगी। यहाँ पे होता क्या है भाई, यह लघु आकार के नियंत्रण यानी स्मॉल साइज की जो कंट्रोल मोटर होती है यही होती है। क्या बोला जाए, यह लघु आकार की नियंत्रण मोटर है जिसका प्रचालन कंट्रोल पल्स, क्या कहा जाए, कंट्रोल पल्स तथा अंकीय संकेतों पर होता है। इसकी शाफ्ट पर उन स्टेप्स को निष्पादित करके घूमती है जो निश्चित मात्रा में लघु कोण पर घूम रहा है, ठीक है, जिसे एंगुलर स्टेप कहते हैं। इसकी वाइंडिंग को जब कोई कंट्रोल पल्स दी जाती है तो इसका रोटर एंगुलर स्टेप में घूमता है, अतः लघु कोणों में घूमने वाली मोटर को स्टेपर मोटर कहते हैं। यानी क्या कहा गया यहाँ पे, लघु कोणों पर घूमने वाली मोटर को हम क्या कहा कि इसको हम क्या कहेंगे, स्टेपर मोटर कहेंगे, ठीक है भाई। इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों से परमानेंट की बात की गई है। तो रोटर के संरचना के अनुसार स्टेपर मोटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप रोटर, वेरिएबल, हाइब्रिड। तो आप लोगों को जब भी एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से परमानेंट ही पूछा जाएगा, इस बात को आप लोग रख लीजिएगा ध्यान में, ठीक। कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है भाई, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। इसका क्या करेंगे, गोला प्रकार तो आप लोग ले ही जाते हैं, गोला खींचिए, उसमें पोल्स वोल्स बना दीजिए। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है भाई। अगली बार तो नहीं बताया था, इसलिए अच्छा नंबर आ गया, इस बार बताना पड़ेगा हमें कुछ, ठीक है। गलत नहीं बताऊंगा भाई, आप लोगों के हित में ही सब सोचता हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा सच ही मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं करता भाई मैं, ठीक है। यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की संरचना प्रदर्शित की गई है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई भाई। अब बात की जाती है तो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ई टाइप वाला जो होता है इसे हम स्टेटर पोल्स बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसके अंदर जो यहाँ पे बिंदी दिए हैं साहब, ये क्या दिए हैं, ये टीथ मतलब दांत है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रोटर का जो हमारी बार है, रोटर कप्स हैं, उनका बात किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोल्स दिए हुए हैं, इस पे क्या किया है, सॉरी स्टेटर कॉइल्स बोला गया है, इस पे हम वाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग करते हैं। मोटर केसिंग होती है बाहर की, इसी को हम मोटर केसिंग बोलते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग भाई। चलिए आगे चलता हूँ। आगे क्या है भाई कि इसके स्टेटर में 8 खांचों में क्रमशः 4 कुंडली वाइंडिंग को स्थापित किया गया। कितने खांचे थे, 8 खांचे थे, आप लोगों ने ध्यान में नहीं दिया होगा, हम जानते हैं कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और रोटर में भी 8 पोल का परमानेंट रोटर भी यूज किया जाता है, यानी 8 पोल का रोटर भी यूज किया जाता है, ठीक है, परमानेंट टाइप का।
इसका रोटर स्टेटर सर्किट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी जो हमारे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, संरेखित होता है। ठीक है, यह सॉल्यूशन एक टार्क और एक डिडेंट टार्क की गारंटी देता है। इसका अर्थ यह है कि मोटर प्रतिरोध करे भले ही, परंतु मजबूती से स्थिति में बदलाव की परवाह किए बिना कि क्या कुंडली सक्रिय है। तो इतनी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है भाई। अब थोड़ा इसमें इधर उधर हो गया है, क्या इधर उधर होगा, कुछ नहीं इधर उधर, सब सही है भाई, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, वर्किंग प्रिंसिपल इसकी भी ध्यान रख लेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा क्या लगेगा, ये गाना आया है कि दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी पढ़ाई मैंने तेरे लिए। ठीक है, अभी मैं यार लय में नहीं हूँ, थक गया हूँ इसलिए लय में नहीं हूँ, नहीं तो आप लोगों को गाना सुना देता। ठीक, यहाँ पे देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि स्विचिंग क्रिया द्वारा जब किसी एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वही एक वाइंडिंग उत्सर्जित होकर फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करती है। क्या करती है, वही जो वाइंडिंग होती है वो क्या करती है, फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करती है। इसका परिणामी फ्लक्स जो होता है कुंडली अक्षों पर स्थापित दोनों सम्मुखी दांतों से होकर गुजरता है। ठीक है, जब परमानेंट मैग्नेट रोटर उसी दिशा में एक स्टेप आगे बढ़कर संरेखण प्राप्त करता है, इसी प्रकार स्विचिंग प्रक्रिया द्वारा यह प्रक्रिया आगे चलता रहता है तथा मोटर की अन्य स्थितियां प्राप्त की जा सकती हैं। अब बात की जाती है हमारी वर्किंग प्रिंसिपल में तो हो गया भाई इतनी, एप्लीकेशंस की बात की जाएगी तो एप्लीकेशंस को थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे मशीन टूल्स के संख्यात्मक नियंत्रण में इसका यूज करते हैं, स्टेप ड्राइव यानी चालन में यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, इलेक्ट्रिक घड़ियों में इसका यूज किया जाता है, इनपुट पल्स का उपयोग करके डिजाइन रूप से कंट्रोलिंग में किया जाता है, रोबोटिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, स्टेपर मोटर का अंतरिक्ष यानों में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का ये पेपर का जो सोल्यूशन था पूरा हुआ, एक दो क्वेश्चन को मैंने छोड़ा हुआ है तो उसको आप लोग भाई इतना तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सर ने दो क्वेश्चन नहीं कराया है तो मेरी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं दो क्वेश्चन अपने से हल कर लूँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोग ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 45 नंबर लाने वाले हैं। एक लड़का था, जाकिर हुसैन नाम था उसका, उसने बताया मेरा 45 नंबर है सर जी, वो फ़ोन करके बताया था। बहुत ही अच्छा लड़का है भाई, मिलता है कभी तो बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसको मैं जितना कहूँ उतना कम है। अब यहाँ बात आती है क्या आप लोग भी ऐसा हमें रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, मैं आप लोगों से बहुत उम्मीदें रखा हूँ भाई, आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे और मैं आप लोगों से बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर कैसे लाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, अब आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज वोल्टेज किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। अब आप लोगों को वोल्टेज की बात की जाए, वोल्टेज की बात की गई है तो आप लोग यहाँ पे 3 फेज की बात की गई है। यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन आप लोग चाहे सिंक्रोनस का लिख दीजिए चाहे आप मोटर का लिख दीजिए, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा तो नहीं गया कि सिंक्रोनस का बताइए या उसका बताइए, तो आप लोग इसको आप लोग कर देंगे। तो इसमें आप लोगों को अगर वो करेक्ट नहीं बैठता है उनके हिसाब से तो आप लोगों को 2 नंबर तो जरूर ही देगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। आगे क्या कहा गया कि जैसे यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन की बात की गई तो सिंक्रोनस मशीन में क्या कहा गया, सप्लाई लोड सप्लाई कर रहा है, इसकी वर्किंग बताइए। तो वर्किंग अब सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग तो ही पूछ रहा है भाई, यानी एक हम सिंक्रोनस मोटर बनाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझा देंगे कि ऐसे ऐसे इसका वर्किंग होता है और वही क्या होता है जिससे हमने बताया मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। अब यहाँ पे क्रिया विधि की बात करी जा रही है, यानी लोड को सप्लाई दे रहा है। सप्लाई कौन देता है, जनरेटर देता है, तो जनरेटर के बारे में आप लोग लिख देंगे, तो जनरेटर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सर जी मेरा छूट गया, ऐसी मैं क्वेश्चन ऐसा मैं सुनना नहीं चाहता किसी से कि आप लोगों का पूरा पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को 1-2 प्रैक्टिस सेट और दूंगा, उसको आप लोग हल कर लेंगे भाई। ठीक है, और जो आप लोगों को बताया कि मैंने इसके पहले वाला 2 प्रैक्टिस सेट हल करवाया है 2, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।